नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, हिंदी को शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी आपका जो आरआई का एग्जाम आया है वहाँ पे 100 नंबर की हिंदी है और हिंदी का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आज मैंने आपसे पहले कहा था, जब मैंने आपको एसआई का एग्जाम कराया था, सॉरी एग्जाम का पेपर करवाया 100 नंबर का। ठीक है, उसके बाद मैंने आरआई का पेपर, जो ईओ का पेपर हुआ था, वो भी करवाया था। तो मैंने कहा था कि अब मैं इंपॉर्टेंट जो चैप्टर सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो वो चैप्टर मैं कराऊंगा। एक वीडियो में हम थ्योरी देखेंगे, एक वीडियो में हम उसके 200 से 300 एमसीक्यू देखेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आज हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है हिंदी वर्णमाला का। देखिए हिंदी वर्णमाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 15 नंबर का आने वाला है। ठीक, कितने आने वाला है आपका? 15 नंबर का यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को ये मिलने वाला है। तो हिंदी वर्णमाला में अच्छे देखना, चीज़ों को रिवाइज हो जाएंगी आपकी चीज़ें, बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आपको कुछ ट्रिक्स की चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहली वीडियो है, जरूर कमेंट करें वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर। देखिए आपके कमेंट और लाइक से क्या होता है ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो चीज़ें चल रही हैं वो सही वे पे चल रही है करके। ठीक है, बीएसटी की जी की भी हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है, उससे भी आपके 25-26 लेक्चर हो चुके हैं। आप उसको भी जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी आपका जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उत्तराखंड का। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करें हिंदी के अंतर्गत। अब मेन चीज़ जो होती है ना, वो होती है वर्णमाला ही होती है। तो वर्णमाला के बाद ही बाकी शब्द वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाषा की नींव की बात करूँ, सबसे पहले तो ध्वनि होती क्या है। ठीक है, ध्वनि होती क्या है? तो देखिए ध्वनि या फिर ध्वनि संरचना की मैं अगर बात करता हूं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? ये आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, जहां पे क्या होता है, वाक इंद्रियों से क्या होती है, निकली आवाज, वही आपकी क्या कहलाती है, ध्वनि यहाँ पे कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि। ध्वनि, या इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को अभी वाणी यहाँ पे कहा जाता है। याद रखना, स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्वनि या ध्वनि संरचना कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। साथ ही वाक इंद्रियों से निकली हुई जो वाणी या आवाज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, उसी को हम ध्वनि यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ध्वनि है ना, ध्वनि को हम क्या करते हैं, देखिए अभी अभी बोल रहा हूँ, ध्वनि सुनाई दे रही है। इसी को ध्वनि को जब हम क्या करते हैं, लिखित रूप में वर्णित करते हैं, इसको हम जब लिखित रूप में वर्णित करते हैं, तो इसी को कहा जाता है आपका वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। तो वर्ण क्या होता है? उस मूल ध्वनि का लिखित रूप जिसके खंड न हो सके। जैसे अ है, इसका खंड नहीं होगा, ई इसका खंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आपका वर्ण कहा जाता है, जिसके खंड न हो। ठीक है, तो वर्ण क्या है? तो वर्ण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं आपके। ठीक है, क्लियर है चीजें? अब इसी क्रम में जो वर्ण है, ठीक है, जो वर्ण है, तो भाषा की, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो वर्ण या अक्षरी है। कौन सी है? वर्ण या अक्षरी आपको देखने को मिलती है। ये भी आपको याद यहाँ पे रखना है। इसी क्रम में अब क्या होगा, वर्णमाला क्या होगा, अब इसी से वर्णमाला बनेगा। वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं? जो आपके वर्ण है, तो वर्णों का एक सुव्यवस्थित और एक क्रमबद्ध समूह होगा आपको देखने में। क्रमबद्ध, ठीक है, ये नहीं कि एक शब्द वर्ण यहाँ लिख रहे हैं, एक कहीं आगे लिख रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं बना, ऐसे नहीं। क्रमबद्ध समूह और सुव्यवस्थित समूह ही क्या कहता है, आपका वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को और लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कोई यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वर्णों के व्यस्त समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला यहाँ पे कहते हैं। देखिए अब बात आती है वर्ण के बारे में। तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है हमारे पास? टोटल वर्णों की संख्या होती है 52। कितनी होती है? 52 होती है। तो किसने बोला कि 52 होंगी? तो आपका एक है केंद्रीय, सॉरी, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। क्या है? केंद्रीय हिंदी हिंदी निर्देशालय आपका। ठीक है, निर्देशालय। तो इसके द्वारा और और विद्वान है जो, इनके द्वारा बोला गया कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है, बताया गया है। कितनी है? 52 है। ठीक है, अब इस 52 में भी कौन कौन से हैं, देखिए 11 आपके पास स्वर होंगे, आगे हम समझेंगे स्वर क्या होते हैं। फिर व्यंजन होंगे, व्यंजन क्या होते हैं ये देखेंगे हम। देखिए व्यंजनों की संख्या टोटल देखो 39 है, कहीं 33 ही बताएंगे कि 33 कैसे है, 35 कैसे, 39 कैसे, अभी ये सब चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अयोग होते हैं 2 हमारे पास, और टोटल मिला के 11, 39 और 2 टोटल मिला के होते हैं हमारे पास 52 होते हैं। तो टोटल कुल वर्णों की संख्या कितनी है, हमको 52 यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे समझने का ट्राई करते हैं चीजों के बारे में।
देखिए अब हम यहाँ पे समझेंगे, पहले स्वर को समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? स्वर को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो स्वर को समझने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनियों कहते हैं, क्या उस मूल ध्वनियों कहते हैं जिसके क्या होते हैं, खंड नहीं होते हैं। जिसके खंड नहीं होते उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बता ही दिया था, अ हो गया, ठीक है, ई हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ये क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके वर्ण है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण समझने का ट्राई का एक बार हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, क्या मतलब कह रहा है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। देखिए स्वर में क्या होता है ना, कोई अवरोध नहीं होता है, ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं। इनकी संख्या होती है 11 होती है। क्या होती है, इनकी संख्या 11 होती है। 11 कौन कौन है, देखिए सबसे पहले आपका आएगा अ, ठीक है, फिर आएगा आपका आ, ई, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इन्हीं की बात कर रहे हैं। मूल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अब लोग कहेंगे, आप लोग में बोलते हैं सर अंग और अह कहाँ गए। देखिए वो क्या होते हैं, वो आपके स्वरों में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, उनको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं, अयोगवाह। आगे हम पढ़ेंगे अयोगवाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक में अनुस्वार और ये अनुस्वार और विसर्ग होता है, ठीक है, इसलिए इनको ना ही स्वर माना जाता है, नहीं इनको व्यंजन में काउंट किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इनको चीजें क्लियर आगे देखने वाले। पहले आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे स्वर को समझने का ट्राई करो एक बार। देखिए अब स्वरों की मैं बात करूं तो स्वर को पहचाना कैसे जाता है, ठीक है, स्वरों को पहचाना कैसे जाता है। पहला आपके पास अ है। क्या है आपके पास, अ है, ठीक है। अब अ के अंतर्गत देखिए, अ में कोई भी मात्रा यहाँ पे नहीं होती है। देखिए अ में कोई भी मात्रा यहाँ पे नहीं है, इसको अभी आप साइड रखना, ठीक है। देखिए अ में कोई भी मात्रा नहीं हुई, क्या होता है, उदासीन होता है। देखिए मैंने अ लिखा ना, इसमें कोई भी कुछ नहीं है, सिंपल उदासीन होता है, ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं। आ होगा तो आ में देखिए मात्रा होगी, आ की मात्रा होगी, ठीक है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखिए यहाँ पे लिखा है आप, कि आप इसका एग्जाम्पल नहीं होगा कि आ, अब हो जाइए आप, ये काम, कौ, आ की मात्रा आई हुई है, ठीक है। देखिए तो यहाँ देना अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए सिंपल इसको इस टाइप से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला देखिए ई, ये आपकी छोटी ई, ये आपकी बड़ी ई। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिन जब लिखते हैं ना, तो दिन में ये आपकी छोटी ई की मात्रा होती है, और दीन में होती है आपकी बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या है, छोटी की मात्रा है, ये आपकी बड़ी की मात्रा है। इसके बाद उ उ, ये आपका छोटा उ, ये आपका बड़ा उ। तो सुख जब आप लिखते हैं, सुख में ये छोटा उ होता है, सूप होगा जब, सूप में आपका ये बड़ा उ होगा, ठीक है। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, जिसने बहुत पहले अगर पढ़ी थी वर्णमाला नहीं समझ में आती है तो ये वीडियो देखना, इसके बाद आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद हम अगले वीडियो में क्वेश्चन भी करेंगे, तो वहां पे आपको चीजें आसान होने वाली, वहां मैं चीजें आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम री पे पढ़ेंगे। तो देखिए री में आपकी ये मात्रा होती है, तो कृपा, कृपा री, इसको इस टाइप से लिखा जाता है। आजकल मतलब चेंज हो गया मॉडर्न जमाने में, ठीक है। तो री, इसका साउंड आता है, तो नीचे जो ये होता है ना, ये आपका री है, कृपा। इसके बाद ऐ, एक लगता होता है ऊपर, देखिए केला, आप केला ऐसे लिखते हैं ना। इसके बाद कैसा, डबल, देखिए ऐ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं औ, औ में देखिए ये वाली मात्रा, औ की मात्रा कोमल जैसे लिखते हैं हम लोग, तो कोमल में क्या है, तो ठीक है औ। इसके बाद देखिए कौशल, ये डबल लिख के, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था समझने के लिए, इसको नहीं पता था कि ई की मात्रा कहाँ पे लगती है, ओ की मात्रा कहाँ पे। देखिए हिंदी में ना ये छोटी छोटी वर्तनी में आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। जैसे वर्तनी में आप लोग कभी लिखेंगे दीवान लिखेंगे, ये आपने दीवान लिखा एग्जाम्पल। अब कभी ना दीवान ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि दीवान में बड़ी की मात्रा लगने वाली है या आपकी छोटी की मात्रा लगने वाली है। तो यही डिफरेंस काउंट वहां पे कर देता है, तो आपको यही ध्यान देना है दीन और दीन कैसे है। सुख, सूप, बहुत बार आप ऐसे सुख लिखेंगे ना, ये आप गलत हो जाएगा, सुख ऐसे नहीं होता है। सुख में आपका, सु में आपका छोटा वो होता है, ठीक है, ये चीज समझनी है। सूप बोलेंगे तो आपको सूप ऐसे नहीं लिखना है, सूप आपको ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है, सूप, ये आपका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। केला, केला ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, आपका ऐसा केला नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसा आपका ऐसा ही रहेगा, कैसा, तो आप कैसा ऐसे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये वर्तनी में समझेंगे, आपने बेसिक चीजें अभी यहाँ पे समझ ली हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और समझने का ट्राई यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब हम
पहले भाग में देखने वाले हैं स्वरों के भेद के बारे में। अब यहाँ से आपकी मेन हिंदी स्टार्ट हो रही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहले आपको, अगर हम स्वरों का देखिए, स्वर कितने होते हैं, मैंने बोला आपके जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं 11 स्वरों को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका, ये आएगा हस्सु स्वर। क्या आएगा? हस्सु स्वर, या फिर मूल स्वर, दोनों कहते हैं इसको। हस्सु स्वर, मूल स्वर, या फिर इसी को ही आपका लघु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहता है? लघु स्वर भी कहा जाता है। अब ये होते कितने हैं? ये होते हैं आपके 4 होते हैं। ठीक है, ये सिंपल होते हैं। इनमें क्या होता है? लघु या मूल, अ, ई, उ और री, ये 4 आपके क्या होते हैं? हस्सु स्वर होंगे, या लघु स्वर या मूल स्वर। इन तीनों तीनों नाम है इसके। इनको लघु स्वर भी कहते हैं, हस्सु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनमें एक मात्रा होती है, ये एक मात्रिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके एक मात्रिक होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ये क्या होते हैं? आपके एक मात्रिक होते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आएगा आपका, ये आएगा दीर्घ स्वर, ये वाला। ठीक है, ये आएगा आपका दीर्घ स्वर आएगा। अब इस दीर्घ स्वर में क्या होता है? इनमें 2 मात्राएं होती है, नाम से हो रहा है दीर्घ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आ, ई, उ आएगा। ठीक है, ए, ओ। ठीक है, ये आएंगे। अब ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 7 होते हैं। कितने होते हैं? ये आपके 7 होते हैं। ये याद रखना, ये 4 थे आपके, ये 7 होते हैं। ठीक है, देखिए टोटल 11 होते हैं, तो 4 हमारे क्या है? हस्सु लघु या मूल स्वर है, 7 हमारे क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर, या इन्हीं को आपका गुरु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? इनको गुरु स्वर भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है ना, हस्सु स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे देखिए, अ बोला था, सिंपल अ, ज्यादा टाइम लगा था। आ, देखिए आ बोल के देखिए एक बार, आ, तो इसमें टाइम लग रहा है। इसके बाद ई, उ, देखिए टाइम लग रहा है। ठीक है, जो सिंपल मैंने ऊ बोला, ऊ, टाइम लग रहा है ना इनमें। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएंगे। ये कितने होते हैं? ये आपके 7 होते हैं। ये आगे भी समझेंगे कैसे 7 हैं, कैसे इनको लिखा जाता है करके। ठीक है, तो ये 7 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको याद यहाँ पे रखना है। इनमें हस्सु स्वर से दुगना समय देखने को आपको मिलता है। क्लियर है? अब देखिए, अगर इनको हम बेसिक से समझने का ट्राई करें, बेसिक समझने का ट्राई करें, एक से बाद एक देखते हैं। इसमें फ्लूट स्वर होते हैं। अब देखिए, इसका काम हिंदी में नहीं होता है, ये लगभग संस्कृत में काम आता है, जहां पे ना किसी को लंबा खींचना होता है, बहुत टाइम देना होता है। जैसे ऊम, ओम करके देखिए आप, ओम एग्जाम्पल, तो आपको कितना टाइम लग रहा है, लंबा खींच रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इनका काम हिंदी में हम नहीं पढ़ेंगे, ये संस्कृत में यूज होते हैं बस। फ्लूट स्वर क्या होते हैं? संस्कृत में काम, इनका काम होता है, हिंदी में इनका काम नहीं होता है। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा था दीर्घ और यहाँ पे हमने स्वर पढ़ा था, दीर्घ या मूल स्वर। अब इनको लिखते कैसे हैं? देखिए, पहले मैंने बोला अ। ठीक है, तो अ प्लस अ से क्या बनेगा हमारा? आ बनेगा। आ बनेगा ना। इसी क्रम में हमारा ई है बड़ी, तो ये कैसे बनेगी? तो बड़ी बनेगी ई प्लस ई से ई बनेगी हमारी। ठीक है, इसी क्रम में हमारे पास ऊ है, बड़ा ऊ, तो ये कैसे बनेगा? ऊ प्लस ऊ। ठीक है, तो इन्हीं को ही क्या है? मूल दीर्घ स्वर या मूल स्वर इनको कहा जाता है। ठीक है, इसी क्रम में अब आएगा आपके संयुक्त दीर्घ स्वर। एक आएंगे आपके यहाँ पे संयुक्त दीर्घ स्वर आएंगे, संयुक्त दीर्घ स्वर। इनको समझना ट्राई करते हैं, ये क्या होते हैं। अब इसको ना समझने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे आपने लिखा ऐ, लिखा यहाँ पे लिखा, तो ये कैसे बनेगा? ऐ बनता है आपका अ प्लस ई से। क्या आपसे पता है? अ प्लस ई से ए बनेगा। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। ऐसे आपका ऐ है, ये कैसे बनेगा? इसको समझने के लिए अ तो रहेगा ही, अ के साथ इसमें अब क्या आएगी? देखिए यहाँ पे ए की मात्रा आएगी, ए आएगा ये वाला। ठीक है, ऐसे ही ओ लिखा जाएगा, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग? इसमें आपका अ प्लस ई आएगी, छोटी आएगी। क्लियर है ना? सॉरी, नॉट सॉरी, ऊ आएगा। क्या आएगा? ऊ आएगा आपका। ठीक है, ये आएगा ऊ आएगा। क्लियर है? इसके बाद औ अगर मैं लिखता हूं, तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा अ प्लस ओ। समझ में आई चीजें? याद रखना इंपॉर्टेंट है। संयुक्त स्वर पूछेगा तो आपको संयुक्त स्वर ये याद रखने हैं, 4 ऐसे याद रखना है। दीर्घ स्वर पूछेगा तो आ, ई और ऊ आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? अब इसी में एक चीज देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमें चीजें आएंगी कि अग्रसर किसे कहते हैं। ठीक है, अग्र किसे कहते हैं? अब देखिए, अब चीजें हो क्या, जीवा की स्थिति के आधार पर हम समझने का ट्राई करते हैं।
अब क्या समझते हैं हम, जीवा की स्थिति के आधार पर हम समझने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए जीवा की स्थिति के आधार पर क्या होगा, तीन टाइप से होंगे। एक आपके होते हैं अग्रस्वर, ठीक है, अग्रस्वर क्या होंगे, जो आगे से, नाम से लग रहा है अग्र, आगे से, देखिए ई बोल के देखिए, आगे से ई, ई, ए, ऐ, ये क्या हो रहा है, देखिए अग्र है, जीव का क्या हो रहा है, अगला भाग जिसमें यूज हो रहा है। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन से अग्रस्वर है, ऐसे पूछेगा सीधे। तो ई आप सीधे बोल के देखिए आगे, इसमें आपको ना पीछे जवाब नहीं जा रही, आप देखिए ई, ई, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, जीव का अगला भाग होता है। ऐसे ही आपका एक मध्य स्वर आएगा, तो आप अ बोलिए, अ, देखिए बीच से आवाज आ रही है अ, ठीक है। तो जीव का मध्य भाग इसमें यूज होता है, ठीक है। इसका अगला आएगा आपका पश्व, पश्व स्वर, ये क्या होते हैं, देखिए जो जीभ का पिछला भाग यूज होगा बोलने में, देखिए आ, ऊ, इस टाइप से आवाज आ रही है ना, तो ये क्या होता है, इसमें जीवा का पिछला भाग यूज होता है। तो याद रखना, मात्रा समय के आधार पर आपके ये तीन हो गए हैं, और जीवा की स्थिति के आधार पर आपके ये तीन हो गए हैं। तो हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फ्लुत स्वर, ये क्या होते हैं, मात्रा और समय के आधार पर होते हैं। और इसी में आपका जीवा की स्थिति के आधार पर बोलेगा तो अग्रसर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर चीजें हो गई होंगी, ठीक है। नहीं समझ में आ रही होंगी, अभी एक बार पीछे करिए वीडियो, फिर से देखिए, नहीं आया कमेंट करिए, फिर से आपके ऊपर इसकी वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम देखिए यहाँ पे चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। मैंने आपके लिए ना यहाँ पे फिगर भी बना दिए है, ठीक है। ये देखिए किस टाइप से आपकी जो लिप्स होंगी वो काम करेंगी बोलने में, ठीक है। इससे चीजें और क्लियर आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, अब हम यहाँ पे स्वरों का भेद देखते हैं। पहला आएगा मुख विवरण, विवृत स्वर, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, विवृत स्वर। अब विवृत स्वर क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, विवृत मतलब ओपन, विवृत मतलब क्या होता है, ओपन। अब इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं, हिंदी में चीजें समझ रहे हैं तो आप लोग समझिए, विवृत मतलब ओपन। अब इसमें कहते हैं आ बोलिए, खुद आप आ बोल के देखिए एक बार, देखिए अब लाइब्रेरी में बैठे हैं तो ज्यादा जोर से मत बोलना, एक खाली, ठीक है, खाली हल्का सा एक वो लगाइए अंदाजा कि हाँ कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। बोल से बोलना में सब आपको देखेंगे, फिर पागल बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए आ बोलिए, ठीक है, मुंह क्या हो, देखिए आ बोलने में पूरा आपका मुंह खुल रहा है, ठीक है। तो आ क्या हो जाएगा, एक विवृत हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, विवृत स्वर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब अर्ध विवृत क्या हो जाएंगे, अ, ए, ओ, अ, ये भी विवृत, अर्ध विवृत, ठीक है। क्लियर समझ में आ रही है चीजें, समझ में, तो यहाँ तक शायद आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इसके बाद अगला आएगा आपका संवत्सर। इसमें देखिए अब यहाँ पे पूरा मुख खुला था, अब यहाँ पे क्या होगा, मुख लगभग बंद रहेगा, थोड़ा सा खुलेगा, लगभग बंद रहेगा, ठीक है, जिसमें ई, ऊ आएंगे, ठीक है। संवत्सर या फिर क्लोज जिनको कहते हैं, ठीक है। अर्ध संवृत क्या हो जाएंगे, ए और ओ हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में। इसी क्रम में एक आएगा अब होठों के आकार में वृत्ताकार, वृत्ताकार में क्या आ जाएगा, देखिए ऊ, ओ। अब देखो आप देखिए, खुद आपका मुंह क्या होगा, वृत्ताकार मुंह में चलेगा, ठीक है। होठों के आकार में, अब वृत्ताकार में क्या हो जाएगा, अ, आ, ई, ए, ऐ, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो ये चीजें क्लियर है, इनको याद रखना। समृतस्वर और विवृतस्वर यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनने के चांसेस होंगे, तो इनको थोड़ा समझने का ट्राई करना, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनने वाले हैं, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं अयोगवाह और अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं। तो अयोगवाह क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं, ठीक है। इनको समझने का एक बार हम लोग ट्राई यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम समझेंगे अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है जो ध्वनियां न तो पूर्णतः स्वर होती हैं और न पूर्णतः व्यंजन होती हैं, योग न होने पर भी साथ रहे, इनका योग होता नहीं है पर ये साथ रहती हैं, ठीक है। इन ध्वनियों को ना ही हम पूर्णतः स्वर मानते हैं, इनको ना ही पूर्णतः हम व्यंजन मानते हैं, इसलिए इनको हम अयोगवाह कहते हैं। ये दो होते हैं, अंग और अह, ये दो होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है अयोगवाह क्या है, अंग अह, यहाँ पे दे देगा, देखिए ड, ढ, एक दे देगा ऑप्शन में, अगला दे देगा आ दे देगा, ठीक है। एक आपको री दे देगा, एक आपको दे देगा अंग अह। अब क्वेश्चन सीधे पूछता है, ठीक है, इसमें से कौन सा अयोगवाह है बताइए, तो आपको सीधे ऑप्शन नंबर डी में टिक करना है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, इनको समझना। अब इसे ही बोलेगा ड और ढ क्या है, इसको आगे समझेंगे। ये होते हैं आपके द्विगुण होते हैं या उच्चित होते हैं, क्या होते हैं, द्विगुण होते हैं या आपके उच्चित देखने को ये मिलते हैं, यहाँ पे उच्चित देखने को मिलते हैं, उच्चित या इन्हीं को ही आपका द्विगुण भी कहा जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं, अभी आप पहले यहाँ पे अयोगवाह को समझने का ट्राई करेंगे। देखिए अब देखिए, अयोगवाह के अंदर मैं बता दिया कि जो तो ना तो स्वर होती है न ही व्यंजन होती है, क्योंकि क्योंकि ये स्वर की क्या होती है, बहुत ही स्वतंत्र, जैसे स्वर आपका स्वतंत्र होता है ना, स्वतंत्र ये नहीं होती है, तो इसलिए ही इन्हीं को क्या कहता है, अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। देखिए अब होता क्या है, अनुस्वार क्या होते हैं, बिंदी जो लगती है ऊपर, ठीक है। देखिए उच्चारण श्वास केवल नाक से निकलती है, जब आप अनुस्वार की बोलना
बिंदी जो ऊपर साइड लगती है ऐसे, ठीक है, ये देखिए बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है चिन्ह में, ठीक है। तो ये क्या होती है, सांस केवल नाक से निकलती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तत्सम शब्दों में करते हैं। देखिए कभी भी आपको अगर रेट चीजें तत्सम शब्दों में समझ में नहीं आता है ना, तो याद रखना जहां पे आपको इस टाइप से बिंदी जैसे अंक, गंगा, दंत इस टाइप से कुछ दिख जाएगा ना, समझना कि ये क्या है आपका। देखिए यहां से आपका ना बेस तैयार हो रहा है। आगे आप जब तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, संज्ञा, सर्वनाम सब पढ़ेंगे ना आप, वर्तनी पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, सब यही काम आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, चीजें कॉन्सेप्ट यही क्लियर कर लोगे ना, चीजें आगे संधि में क्लियर हो जाएंगी, चीजें समास में क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है, वर्तनियां भी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से चलना। देखिए इसमें क्या होता है, अंक हो गया, गंगा हो गया, दंत हो गया, ये एग्जाम्पल है, तत्सम शब्दों में यूज इसका होता है। अनुनासिक क्या होते हैं, चंद्र बिंदु जो होता है आपका, ठीक है। तो उच्चारण की बात करूं तो श्वास नाक और मुंह दोनों से निकलती है। देखिए अनुस्वार में क्या हो रहा है, श्वास केवल नाक से निकल रही थी। अब चंद्र बिंदु अनुनासिक में क्या होगा, यहाँ पे सांस नाक और मुंह दोनों से निकलती है आपकी, ठीक है। इनका प्रयोग खासकर हम क्या करते हैं, तद्भव शब्दों में करते हैं। जैसे देखिए आंख, गांव, दांत, ठीक है, याद रखना। ये हो गया क्लियर आपका। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं एक विसर्ग आते हैं, क्या आते हैं, विसर्ग आते हैं, जो देखिए कोलन टाइप में, ठीक है, वो कोलन कहते हैं। उच्चारण क्या है, हॉ की तरह, कंठ से, जैसे कंठ क्या है, हॉ की तरह, ठीक है। देखिए प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों में, जैसे अंत, दुख, इनमें यूज यहाँ पे देखने को आपको मिलता है इसका विसर्ग का, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, विसर्ग संधि भी आएगी, वहां पे आप इसको और डिटेल में समझेंगे, तो चैप्टर में करेंगे वो। पहले हम अब यहाँ पे बेसिक चीजों को समझने का ट्राई यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, व्यंजनों के बारे में हम समझने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा स्वर कंप्लीट हुआ है, अब हम व्यंजन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। कहाँ पे पहुंच चुके हैं, व्यंजन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। देखिए इसमें चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। मैंने आपसे पहले कह दिया है, मेन मेन चीजें अभी कवर है, कल पूरी कवर हो चुकी है। मूल स्वर मैंने आपको बताए, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, अ, ई, ठीक है, ये आपके मूल स्वर में आ जाते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर है आपकी। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त स्वर की मैंने आपको बात करी दी थी। देखिए संयुक्त स्वर क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो संयुक्त स्वर जो होंगे, संयुक्त जो मिलके बने होंगे, ए होगा, औ होगा, ऐ होगा, औ होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये पूछता है, आगे इनको देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझने का हम तो यहाँ पे चीजों को करते हैं। चलिए अब हम पढ़ लिया है। अब व्यंजन पढ़ने से पहले एक बार हम स्वर तालिका देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, स्वर तालिका देख लेते हैं, ठीक है, कि उच्चारण के आधार पर स्वर की तालिका क्या है, ठीक है। ये है आपका उच्चारण के आधार पर, के स्थान के आधार पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, याद भी नहीं हो पाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ कंठ, क्या लिखता हूँ मैं, कंठ लिखता हूँ, ठीक है। दूसरा आपका क्या आएगा, तालव्य आएगा। तीसरा आएगा मूर्धन्य आएगा, ठीक है। इसका चौथा आएगा ओष्ठ आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कंठ, तालव्य आएगा, ठीक है, और अगला आएगा कंठोष्ठ आएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इनको कर लेना एक बार, ठीक है। देखिए अब इसमें हम किसका कर रहे हैं, यहाँ पे स्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो अ है, आ है और विसर्ग, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, कंठ हैं। तालव्य में कौन कौन सा आएंगे, ई और बड़ी ई, ये हमारे तालव्य हैं। मूर्धन्य कौन सा है आपका, ये री है आपका, ठीक है, याद रखना। ओष्ठ की बात करूं तो ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे ओष्ठ होते हैं। कंठ तालव्य में देखिए ये कंठ, कंठोष्ठ और कंठ तालव्य खूब बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ए और ऐ ये दोनों हो गए हमारे, क्या हो गए, कंठ तालव्य हो गए। और कंठोष्ठ की बात करूं तो ये हमारे होंगे ओ, औ, ठीक है, उसे ओखली, औ से औरत, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये दोनों होते हैं, ठीक है। बाकी आगे मैं याद कराऊंगा, वहां पर भी आपको लिख लूंगा, तो चीजें वहां पे आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है, ठीक है। स्वर के बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, सॉरी, हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वरों के हमने भेद भी पढ़ लिए हैं, स्वरों के हमने क्या कर लिए हैं, भेद यहाँ पे पढ़ लिए हैं। कितने भेद पढ़ लिए, 7 भेद पढ़े हमने, ठीक है। पहला हमने उच्चारण के आधार पे पढ़ा था,
उच्चारण में लगने वाले स्वरों के मात्रा के आधार पर, फिर हमने जीवा के आधार पर चीजें पढ़ी, ठीक है। उसके बाद मैंने तीसरा पढ़ाया था आपको, ओष्ठक के हिसाब से पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद अगला हमने उच्चारण के आधार पर चीजें पढ़ी, ठीक है। पांचवें में हमने क्या पढ़ा, मुख विवरण खुलने के हिसाब से, मुख विवरण के हिसाब से पढ़ा। छठा एक आपका आएगा जाति के आधार पर, जहां पे हम सजाती विजाति पढ़ते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं वो सजाती होते हैं, ठीक है। जैसे आपका अ हो गया, आ हो गया, ई, ये क्या यहाँ पे सजाती है, ठीक है, ये आपके सजाती हो जाएंगे। इसे विजाति पूछेगा, विजाति स्वर क्या होते हैं, तो विजाति क्या होते हैं, जैसे अ है, अ का ई हो गया, ये पूछता नहीं है, ये बेसिक होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ऊ हो, ऊ का ओ हो गया, ऐसे ये विजाति होते हैं, ठीक है। और एक अगला हम सातवां ये पढ़ने इसमें आता है, एक आता है आपका इंपॉर्टेंट, वो है उत्पत्तियां वर्ण के हिसाब से, उत्पत्तियां वर्ण के हिसाब से, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, मूल स्वर के बारे में, संधि स्वर के बारे में, ठीक है, और संयुक्त स्वर के बारे में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम समझने का ट्राई करते हैं, यहाँ पे व्यंजनों को समझने का एक बार ट्राई करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब देखिए, अगर हम यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं, किसको, व्यंजन को समझने का यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले व्यंजन होते क्या है, ठीक है। व्यंजन की क्या बात करूं तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, क्या होता है, स्वर की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से इनका उपयोग क्या होता है, यूज इनका होता है, इनका उच्चारण क्या होता है, स्वरों की सहायता से होता है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पे, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या लगभग 33 मानी जाती है, कितनी मानी जाती है, 33 मानी जाती है, ठीक है, 33 मानी जाती है। और व्यंजन क्या है, तो व्यंजन कह सकते हैं कि वह ध्वनि है, क्या, व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में यंत्र तंत्र अवरोध उत्पन्न होता हो, ठीक है, यंत्र तंत्र अवरोध उत्पन्न होता हो, उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, व्यंजनों को एक बार देखते हैं कौन कौन से व्यंजन होते हैं, फिर इनको एक करके हम समझेंगे यहाँ पर चीजों को। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ठीक है, क्लियर है। अब है इस स्वर से व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, आगे समझिए क्या होते हैं। उष्ण व्यंजन क्या होते हैं, 4 होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। देखिए 25 ये 4 ये 4, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। एक हो गया आपका क, ख, ग, घ, ड़, ठीक है, ये क्लियर है। इसका अगला आएगा आपका च, छ, ज, झ और अपना ड़, ठीक है, ये हो गए 4। अगला आएगा ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अगला आएगा ड़। याद रखना 1 2 3 4 5, मैंने आगे स्लाइड भी लिखी है, बस आप एक बार आपको यहाँ गिन के दिखा रहा हूँ कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगला आएगा आपका त वर्ग, जिसमें आता है त, थ, द, ध और न, ठीक है। अगला आएगा आपका प वर्ग, इसमें आएगा प, फ, ब, भ, भ और म, ठीक है। तो देखिए 5 ये 5 10 15 20 25, ये आपके क्या माने जाते हैं, इनको माना जाता है मेन, इनको माना जाता है यहाँ पे मूल स्वर क्या, स्पर्श व्यंजन इनको माना जाता है, ठीक है, माना जाता है स्पर्श व्यंजन को माना जाता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इसके बाद एक आ गया आपका अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं य, र, ल, व, ठीक है, य, र, ल, व, ये आपके क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका अगला आएगा उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके सौ, ठीक है, सौ और ह, तो ये क्या होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सौ 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 ह, ये आपके होते हैं उष्ण व्यंजन, यहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं आपके, ये आपके उष्ण व्यंजन होते हैं। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछता है, तो आपको इसके बारे में याद यहाँ पे रखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो जितने भी मैंने लिखा है ये सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे इनका काम आने वाला है, ठीक है, आगे ही काम आने वाले हैं, ये आगे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इनको एक एक करके हम चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। इसके बाद
संयुक्त व्यंजन 4 आएंगे, वो भी अभी हम देखेंगे आगे। इसके बाद एक द्विगुण या उच्चित व्यंजन आगे मैंने स्टार्टिंग बताया था, वो भी हम देखने वाले हैं, जो आपके दो होते हैं, ड और ढ होते हैं। ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या 39। अगर ये सबको जोड़ देते हो तो लगभग 39 को माना जाता है, पर मूल व्यंजन पूछेगा तो 33 होते हैं। ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आगे समझने का ट्राई करते हैं। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, इसको ध्यान से देखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, इसका व्यवस्था की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए क वर्ग में अंतर्गत जो होते हैं इनको हम कहते हैं कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। देखिए इनकी आवाज कंठ से निकलती है जब हम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना क ख ग घ ड़, ये क्या होते हैं? ये वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, आप जब बोलते हो कंठ से होता है तो इनको ही कंठ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब इन व्यंजनों का जो मेन क्या है, उच्चारण करते समय ना, इसका जो जीवा का जो भाग होता है, ठीक है, जीवा का पिछला भाग क्या होता है, तालु को स्पर्श करता है। जैसे आप बोलो क ख ग ग घ, ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है। ये कब कितने होते हैं? 5 होते हैं। याद रखना क ख, ये यहाँ पे कंज हो गए। अगला आएगा आपका यहाँ पे तालव्य। क्या आएगा? तालव्य। च छ ज झ अण, ये क्या होते हैं? तालव्य। ठीक है, तालव्य क्या होते हैं? इनका उच्चारण होता है समय क्या होता है, जीवा क्या होता है, कठोर धातु को स्पर्श करती है। ठीक है, उच्चारण करते समय तो ये होते हैं 5 च छ ज झ। ठीक है, अगली बात अब हम देखेंगे ट वर्ग में। ठीक है, तो ट वर्ग इनको कहते हैं हम मूर्धन्य। ठीक है, ये कहते हैं मूर्धन्य। ट ठ ड ढ ण। ठीक है, क्लियर है? याद रखना जीवा का अगला भाग इसमें क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तौ वर्ग को, जिसको हम कहते हैं दंत्य। क्या कहते हैं इसको? इनको कहते हैं हम दंत्य। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, उच्चारण में ना दांतों से होता है। अब बोलिए तौ थ द, देखिए आपकी यहाँ पे क्या होता है, दांतों का दांत यूज हो रहे हैं अपने। ठीक है, तो दांतों का होता है, इनको दंत कहते हैं। ठीक है, ये 5 हो गए। इसका आपका अगला बचेगा, ये बचेगा, देखिए कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और अगला आएगा आपका ओष्ठ। क्या आएगा आपका? ओष्ठ आएगा। सॉरी, ये आएगा आपका ओष्ठ आएगा। ठीक है, ये ओष्ठ हो गया है। ओष्ठ में क्या क्या आएंगे? ये आएंगे प फ ब भ और म आएंगे। क्लियर है? चीज यहाँ से समझ में आई होंगी। ठीक है, ओष्ठ का जिनका उच्चारण करते समय होठों से होता है। ठीक है, आप बोल के देखिए प फ ब, अब इसमें आपके होठ यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, याद रखना कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अब इनको याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ, कभी याद नहीं होते हैं, सीधे याद रखो के टी एम 2। तो के टी एम एक बाइक आती है, तो मैंने याद किया ऐसे, के से कंठ, तो इसे तालु, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसी क्रम में एक पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यूके पीएससी का ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये पूछता है कि नासिक के व्यंजन कितने होते हैं। तो ये आपके जो लास्ट जो 5वें नंबर के होते हैं ना, ये आपके नासिक के होते हैं। क्या होते हैं? नासिक। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। ड़ 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 न और म, ये क्या होते हैं? नासिक के होते हैं। तो याद रखना, और हमेशा जब ये इसको याद करते हो ना, तो हमेशा यहाँ नंबर डाल लो, क्योंकि इससे आपको चीज़ें आसान होंगी। इसी टेबल से आपके अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण सब यहीं से बन जाएंगे। एक आपको यही याद यहाँ पे करना है बस, जिससे कि चीज़ें आपकी सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? ये मेन आपको बता दिया है मैंने, इसको याद करना है। कंठ क ख ग घ ण, तालव्य च छ ज झ ण। अब मेन चीज आपको याद रखना है ना, ये क वर्ग में क्वेश्चन सीधे पूछता है, च वर्ग में इनमें से कौन सा नहीं है, च वर्ग में इनमें से कौन सा, आपको याद होना चाहिए। अब इससे याद रख लो, इसको ट्रिक के लिए याद कैसे करोगे, इसको याद करने के लिए कचट तप, क्या करें, कचट तप, तो तप हो गया ये कचट तप। कचट तप करके इसको ट्रिक से याद रख लो, 3-4 बार बोलो, याद हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके सीधे यहाँ से याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन आता है ना, तो वहाँ पे एकदम समझ में नहीं आता है कि ध किस में आता है, च वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है, त वर्ग में, वहाँ पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर एग्जाम देने जाते हो तो आपके पास जो टाइम मिलता है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करें, जैसे आपका एग्जाम शुरू होता है, 2 मिनट या 1 मिनट निकाल के ये पूरी टेबल को, क्योंकि वर्णमाला से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, इसको पीछे रफ पेज जो आपके पेपर के पीछे मिलता है वहां पे लिख लो पूरा एक बार। फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन इस रिलेटेड बनेंगे ना, आप सीधे वहां देख के करो। ये नहीं ऐसे जैसे क्वेश्चन आएगा ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उसमें जल्दीबाजी में ना कभी ट वर्ग के बाद तो थर वर्ग में हो जाता है। तो आप एक बार ऐसे टेबल बना लो, फिर जो भी वहां से पूछा है, जैसे पूछा है च वर्ग में तीसरा कौन सा होता है, तो सीधे वहां टिक करो, जौ होता है। ठीक है, ऐसे करोगे चीजें आसान हो जाती है याद करने के लिए। ठीक है, याद से क्या होता है कि वहां पे चीज जल्दीबाजी में गलत हो जाती है। ये हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात करते हैं? उच्चारण स्थान की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब उच्चारण की बात करूं, सबसे पहले कंठ की बात करूं मैं। ठीक है,
तो इसमें क वर्ग पूरा आता है और अ, आ और ह जो अभी मैं लिखा था, ठीक है, विसर्ग ये आ जाएंगे इसमें, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क में कौन से पूरा क वर्ग आएगा, ये पूरा क वर्ग आएगा, और अभी मैंने जो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा था, मिटा दिया मैंने, ठीक है, वो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, इसके साथ ही अ, आ और ह, ठीक है, विसर्ग इसी में आते हैं। इसके बाद कंठ के बाद क्या आएगा, तालव्य आएगा। तालव्य में आपका चौ वर्ग पूरा आएगा, ये वाला चौ छ जौ झ ण, और इसके साथ ही ई य और सौ। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ह वाला, य और सौ वाला, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी याद हो जाता है, ये याद नहीं होता है, पूछता है यही ज्यादा, ठीक है। तो तालव्य भी क्या आता है आपका, तालव्य में ही आपका य और सौ भी आते हैं, ठीक है। तो कंठ, तालव्य, ठीक है। इसके बाद अगला आएगा आपका मूर्धन्य। तो मैंने बताया था ना, ऐसे याद रखना है, KTM 2। पहला हमने कंठ देख लिया, तालु देख लिया, और मूर्धन्य की बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये पूरा टॉ वर्ग प्लस री, र और सौ, तो ये भी आपका क्या है, मूर्धन्य है, ठीक है। नासिक के मैंने आपको बता दिए हैं, अंतिम जो 5 होते हैं इनको नासिक की कहते हैं। इसके बाद आएगा दंत्य आएगा आपका, तो दंत्य में आपका पूरा तौ वर्ग प्लस लौ और सौ, तो कौन सा आएगा, लौ और सौ भी क्या आएगा, दंत्य में आपके साथ ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका ओष्ठ। ओष्ठ की बात करूं तो पूरा पौ वर्ग प्लस उ और उ, ठीक है। देखिए एक बार उ बोल के देखिए, आपके होठों से काम हो रहा है ना, देखिए याद नहीं होता है ना, तो बोल के देखिए एक बार। देखिए मैंने बोला पौ वर्ग में पौ, फौ, बौ, भौ, खुद बोल के देखिए, तो उसी में आपका उ और उ, ये भी देखिए होठों से बोला जा रहा है आपका, ठीक है। जैसे मैंने बोला दंती में, तो तौ, थौ, द, ध, नौ, ऐसे किया मैंने, तो लौ, सौ, देखिए सेम साउंड आ रहा है इसका भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद इनके बारे में भी यहाँ पे रखना है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए हो जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है हो क्या है, तो ये कंठ है, य और सौ क्या है, तालव्य है, ठीक है। इसके बाद पूछेगा रौ, सौ और री क्या है, मूर्धन्य है। लौ और सौ कैसे हैं, दंती हैं। उ और उ क्या है, ओष्ठ है, ठीक है। क्लियर है, इनको अच्छे से कर लेना, रिवाइज करना अच्छे से, चीजें सब याद आपको हो जाएंगी यहाँ पे। आगे देखते, अब हम आगे समझने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूँ मैं, प्रश्न के आधार पर व्यंजनों की यहाँ पे प्रकार को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी चीजों के बारे में समझने वाले हैं इंपॉर्टेंट तरीके से। देखिए अब पहले हम बात करेंगे अंतःस्थ, जो हमारे क्या है, योर और लव। तो पहले हम समझने वाले हैं अंतःस्थ के बारे में, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बनेगा, आपके जो उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही रहती है। अब य, र, ल, वो आप बोलेंगे तो इसमें क्या होगा, आपके इसमें क्या होगा, जो वायु मुख होगा ना, वो अंदर ही रहेगी यहाँ पे, जो वायु है आपकी मुख के अंदर ही यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो इन्हीं को ही क्या कहते हैं, अंतःस्थ कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ व्यंजन ऐसे हो जिनकी प्रकृति स्वरों के समान होती है, ऐसे बोला था, ठीक है। तो याद रखना योर और लव ये आपके यहीं पे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं को ही यहाँ पे क्या कहते हैं, अर्ध, इसमें जो आपका य और वो है ना, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको ही, अर्ध स्वर भी यहाँ पे इनको कहा जाता है, ठीक है। इसी में अगला आएगा आपका उष्म और संघर्षी, ठीक है। तो श, सौ, सौ और ह, ये क्या होते हैं, उष्म व्यंजन भी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, ये पूछता भी है, ठीक है, इसमें से उष्म व्यंजन कौन से है करके, तो आपको याद रखना है उष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन, तो इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये आपके कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सौ, सौ, ह। उच्चारण में रगड़ घर्षण से उष्मा पैदा होती है, इनमें देखिए सौ, सौ, ह, देखिए रगड़ के साथ क्या हो रहा है, एक घर्षण क्या हो रही है यहाँ पे, घर्षण या फिर रगड़ कह सकते हो, कि उष्मा पैदा यहाँ पे इसमें देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला आएगा उच्छित व्यंजन, या फिर जिनको हम द्विगुण कहते हैं, ये होते हैं ड़ और ढ। तो जीभ पहले ऊपर उठकर तालु को झटके से छूती है, ड़, 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 ऐसे बोली लिखी, ढ, ढ। तो इसी को कहते हैं उच्छित या द्विगुण, यहाँ पे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्हीं को उच्छित या द्विगुण यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूछता है एग्जाम में, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे हम और कुछ और चीजें समझने का ट्राई यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक लौ। इसमें क्या होता है, हवा जीभ के बगल से निकलती है, ठीक है। तो लौ पूछता है किस टाइप से है, ठीक है भैया, तो आपको ये है, ये पार्श्विक है, क्या है, लौ क्या है आपका, पार्श्विक है, ठीक है। याद रखना जिन व्यंजनों में, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय जीवा की नाक, सॉरी, जीवा की नोक मूर्धों को स्पर्श, मूर्धा को क्या कहते हैं, स्पर्श करती है, ठीक है, और बाहर निकलने वाली जो वायु है, ठीक है, वो अगल बगल से निकल जाती है, लौ इस टाइप से, ठीक है, तो उसी को ही क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। तो हिंदी भाषा में जो लौ है, ठीक है, तो उसी को ही पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका लुंठित या प्रंकित, प्रंकित भी इसको कहा जाता है, ठीक है।
लुंठित में क्या होता है, जिसका उच्चारण करते समय ना जीवा का जो अग्रभाग होता है वो क्या होता है, बेलन की भांति लुढ़क कर वर्ष का, देखिए लेफ्ट हैंड समझ में आएगी नहीं, छोड़ दो लेफ्ट हैंड को, ऐसे कुछ होता नहीं है, ठीक है, सीधे याद रखो, इसको याद कर लो। जो प्रंक जो लुंठित है या प्रंकित है लौ ये है, ठीक है, जीभ बेलन की भांति लुढ़कती है इसमें, रौ रौ, देखिए आप बोल के देखिए रौ रौ, ठीक है, इस टाइप से। एक अगला आएगा आपका काकल्य, ठीक है, हौ, ये स्वर यंत्र मुखी भी है, तो हौ क्या है आपका काकल्य देखने को आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये मेन चीजें थी जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। तो ये क्या थे, व्यंजनों के भेद थे, किसके आधार पर, ये थे उच्चारण के आधार पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रयत्न के आधार पर ये आपकी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। इससे पहले उच्चारण के आधार पर हमने चीजें देख ली थी, ये आपके प्रयत्न के आधार पर थी, ठीक है। इसी में एक अगला आएगा, अब यहाँ पे आएगा स्वर तंत्रियों के आधार पर, अगला आएगा आपका या प्राणतत्व या स्वर के आधार पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देखना। देखिए अब यहाँ पे ना एक आएगा आपका, ये आएगा आपका अल्प प्राण, एक आएगा आपका महाप्राण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो यहीं से देखने को मिलते हैं। तो अल्प प्राण में क्या होगा, इनकी पहले परिभाषा देखते हैं हम, ठीक है। तो देखिए उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, इनके जब अल्प प्राण हम बोलेंगे ना उनमें क्या होगा, मुख से कम हवा निकलती है उच्चारण करते समय इनकी, ठीक है, क्या निकलेगी, कम हवा यहाँ पे इनकी निकलती है, ठीक है। तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे अल्प प्राण कहते हैं। इसी में देखिए इसके नियम क्या होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब ये मैंने आपसे पहले कहा था, आप कहेंगे अब पहला दूसरा तीसरा कहाँ से आ गया, मैंने आपसे पहले कहा था, अब आपको याद रखना है यहाँ पे क्या याद रखना है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा, ये सब लिखा हुआ है मैंने, अभी सब दिखाऊंगा मैं, पहले एक बार आप डेफिनेशन समझ लो, मैं फिर ये सब कुछ लिखा है, 1 3 5, देखिए 1 3 5, देखिए ये क्या है, अल्पप्राण अल्पप्राण अल्पप्राण। ऐसे हम महाप्राण पढ़ेंगे तो उसमें 2 और 4 आएगा, वो आपके महाप्राण होंगे। इसी में अभी हम पढ़ेंगे अघोष, 1 और 2 अघोष होते हैं, 3 4 और 5 ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इन्हीं को ही हम नासिक की भी कहते हैं, मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। पहली बार डेफिनेशन समझ लेते हैं चीजों को, उसके बाद हम इस टेबल में यहाँ पे आने वाले हैं। तो देखिए नियम क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, ये आपके अल्पप्राण होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ क, ख, ग, घ और ड़, लिखा मैंने। इसी में देखिए इसका जो पहला है क, ये दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा ड़। तो इसमें मैंने बोला पहला, तो पहला देखिए क, उदाहरण में क आपका क्या है, अल्पप्राण है, ग तीसरा है, ग तीसरा देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। और आपका पांचवा, पांचवा देखिए ये क्या है आपका ड़, तो ये वाला, तो ये आपके आ जाएंगे, ये आपके अल्पप्राण हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका क के बाद आपका तालव्य आएंगे, तो तालव्य वाले में भी क्या होगा, चौ छ ज, चौ छ ज झ ण, ठीक है। ये इसमें भी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी में देखिए जो चौ होगा अल्पप्राण होगा, जौ होगा अल्पप्राण होगा, और होगा अल्पप्राण होगा, ठीक है। क्लियर हो जाइए, देखिए, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन य र ल व ये भी आपके अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। आपके जो य र ल व, देखिए हमने क्या पढ़ा पहले, जो 25 हमने पढ़े, उसके बाद 4 हमने अल्पप्राण पढ़े, 4 हमने सॉरी 4 अंतःस्थ व्यंजन पढ़े हमने, तो इसमें हमने जो 4 ही पढ़े ना, तो य और ल व ये क्या होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। सभी 11 अल्पप्राण होते हैं, तो सभी जो 11 स्वर होते हैं ना वो क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग में आपके स्वर पढ़े थे 11, वो क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे समझने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे महाप्राण। देखिए इसके नाम से ही लग रहा है अल्पप्राण, अल्प मतलब कम, लेस, तो प्राण मतलब एयर, जो कम हवा निकल रही है। महाप्राण देखिए मोर एयर, मतलब ज्यादा हवा निकल रही है, मतलब उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, कहने का मतलब ये, इसके नाम पे चीजें छुपी हुई है, बस नाम पे आप ना खाली अल्पप्राण मत पढ़ो। अल्प मतलब क्या होता है, हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी को शब्दों को तोड़ना सीखो। अल्प मतलब कम होता है, महा मतलब ज्यादा होता है, तो जो प्राण है, वायु है, वो कम निकल रही है, यहाँ पे महाप्राण में क्या है, ज्यादा निकल रही है। अब आप खुद बोल के देखिए, क ख ग, कम निकल रही है ना, देखिए क में कम निकल रही है, ख देखिए ज्यादा निकल रही है, ग घ ज्यादा निकल रही है। तो वही है आपका जो दूसरा ख और घ है, ये देखिए ये क्या होंगे, ये हमारे क्या होंगे, महाप्राण होंगे। देखिए यहाँ पे देखो, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा, आपका महाप्राण होगा। तो खुद बिल्कुल देखिए, क खत्म हो गया, क अल्पप्राण है, ख ख बोला मैंने, देखिए ख में क्या हो रहा है, ज्यादा वायु निकल रही है, ठीक है। तो ये क्लियर चीजें हो गई होंगी। तो ख और घ क्या है, दूसरे और चौथे सभी में, ठीक है। जो आपके, अब चाहे मैं कंठी की बात करूं, मैं तालु की बात करूं, मूर्धन्य की बात करूं, दंत की बात करूं, ओष्ठ की बात करूं, इनके जो दूसरे और चौथे जो वर्ण होंगे वो क्या होंगे, आपके महाप्राण होंगे। 1 3 और 5 क्या होंगे,
अल्प प्राण होंगे। अब नहीं भूलेंगे आज के बाद अब भी, ठीक है, इतना मैंने बता दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं घोषत्व स्वर तंत्रियों के आधार पर। देखिए महाप्राण अल्प प्राण हम समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पे घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, यहाँ भी इसके नाम में ही सुना हुआ है। देखिए अघोष मतलब क्या है, नो वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है वहां पे। सघोष में क्या हो रहा है, विद वाइब्रेशन, वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है आपको। अब हम बोल के देखेंगे तो हमें चीजें क्लियर और यहाँ पे हो जाएंगी। जैसे देखिए पहले हम अघोष के बारे में पढ़ते हैं। अघोष की परिभाषा क्या कहती है, स्वर तंत्रियों में कोई कंपन या गूंज नहीं होती है। तो सिंपली बोला जाएगा, इनमें मतलब कोई भी कंपन देखने को मिलेगा ना कोई गूंज देखने को मिलेगी। ये क्या होता है, इनमें वाइब्रेशन देखने को मिलता ही नहीं है। जैसे देखिए नियम क्या कहता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या है, ये आपके अघोष है। देखिए क ख क ख। अब जैसे गौ बोलो, ग घ ड़। अब यहाँ पे क्या देखिए आपको एक वाइब्रेशन दिख रहा है, ठीक है। क और ख में आपको कोई वाइब्रेशन नहीं दिख रहा है, सिंपली बोले जा रहे हैं, ठीक है। शामिल कौन कौन से होते हैं, देखिए सौ सौ सौ, ठीक है। ये तीन जो हमने अभी आगे आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है, जहां पे मैंने आपको संघर्ष ही बताया था, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको सौ सौ हो थे, ये थे ना। तो इसमें जो तीन होंगे सौ सौ होंगे। देखिए क्वेश्चन ना इनसे नहीं पूछता है कौ क्या है खो क्या है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से नीचे से पूछता है। तो सौ 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 ये तीनों क्या है, ये आपके शामिल होते हैं अघोष में। तो ये आपके क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है। पर ह क्या होता है, अघोष नहीं होता है, ठीक है। ये सघोष में होगा ह। देखिए बोलिए एक वाइब्रेशन ह, एक वाइब्रेशन टाइप निकल रहा है। इसी में देखिए सघोष की मैं बात करूं, या जिसको हम घोष कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा, स्वरतंत्रियों में कंपन गुज उत्पन्न होती है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, ये आपके होते हैं अघोष, ये सॉरी सघोष होते हैं, या जिसको हम घोष कहते हैं, ठीक है। याद रखना। देखिए ऐसे भी याद रखो, पहले अ आता है ना हमेशा, तो एक और दो अघोष होंगे, और उसके बाद 100 बाद में आता है ना, तो 3 4 5 क्या होंगे, सघोष होंगे। ऐसे याद रखो, ये याद नहीं हो रहा है ना कि अघोष पहले होंगे या सघोष पहले होंगे, तो याद रखो अ पहले आता है ना, तो एक और दो अघोष होंगे, और 3 4 5 क्या होंगे, सघोष होंगे। ऐसे ही आपके अल्प प्राण क्या होंगे, एक और एक 3 5 क्या होंगे आपके अल्प प्राण होंगे, 2 और 4 क्या होंगे, महाप्राण होंगे, ठीक है। क्लियर है चीजें। चलिए अब नियम मैंने बता दिया, गौ घ ड़। देखिए इन तीनों में ना वाइब्रेशन टाइप आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये सघोष है, ठीक है। इसी क्रम में शामिल कौन कौन है, अंतःस्थ, जैसे मैंने अभी बताया था अंत योरला हुआ, तो इसमें योरला हुआ प्लस देखिए अब यहाँ पे जो जो यहाँ पे ह नहीं आया था, ये ह यहाँ ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो घोष है, क्या है, सघोष है। ह क्या है, सघोष है। और सौ 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 ये तीनों क्या है, ये हमारे क्या है, यहाँ पे अघोष है। क्लियर चीजें समझ में आ रही है, तो यही इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अंतःस्थ और उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन में आपके जो तीन होते हैं सौ श श, ये तीनों क्या होते हैं, ये आपके यहाँ पे अघोष होंगे। ह नहीं होगा अघोष में, ये होगा आपका सघोष होगा, ठीक है। तो सभी स्वर सघोष होते हैं, याद रखना। अभी हमने पढ़ा था, देखिए हम यहाँ पे व्यंजन पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे क्या पढ़ा था मैंने, 11 क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं पढ़ा था। अब यहाँ पे मैंने बोला कि सभी स्वर के घोष क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार संयुक्त और नव विकसित ध्वनियां पढ़ लेते हैं। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन मतलब है दो से मिलकर जो बने हुए हैं, ठीक है, दो से मिलकर जो यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। इसको समझने का ट्राई करना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये होने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये मिलकर बने होंगे, क्या बने होंगे, ये मिलकर बने होंगे। अब किससे मिलकर बने होंगे, देखिए संयुक्त में होता क्या है, देखिए सबसे पहले जब क्या होगा, संयुक्तता के आधार पर ना दो चीजें होती हैं, ठीक है। देखिए संयुक्त में क्या, जब दो भिन्न ध्वनियां एक सॉरी, जब दो क्या होगा, भिन्न ध्वनियां में से एक अपूर्ण हो तथा दूसरी क्या हो, पूर्ण हो, तो उनको संयुक्त कहते हैं, ठीक है। अब देखिए छ, छ किससे बनेगा, क और सौ से बनेगा, तो क और सौ से क्या बनेगा, छ बनेगा। ये पूछता है बहुत बार। त्र, देखिए त और र, त्र बन रहा है, ठीक है। ज्ञ, ज्ञ और अंश से क्या बन रहा है, ज्ञ बन रहा है। और स्र क्या बन रहा है, सौ और र से क्या बन रहा है, स्र बन रहा है, ठीक है। याद रखना ये बहुत बार पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, ठीक है। तो याद रखना भिन्न जो होते हैं, भिन्न शब्द कहेंगे, ठीक है। ये 4 खास कर ये पूछा जाता है कि कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं आपके 4 होते हैं। 4 कौन से होते हैं, छ होता है, ज्ञ होता है, त्र होता है और स्र होता है। अब ये बनने का देखिए, त्र तो और र, त्र नाम से लग रहा है, त्र तो और र से बनेगा, स्र सौ और र से बनेगा, छ क छ, ठीक है, क और सौ से बनेगा, ज्ञ ज्ञ, देखिए ठीक है, ये बन रहा है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा।
ठीक है, अब इनको एक बार अच्छे से ट्राई कर लेते हैं। इनका जो पोजीशन पूछता है उसको भी हम एक बार हम यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब बात करेगा आपका द्वितीय व्यंजन क्या होता है। ठीक है, देखिए जब समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, जब देखिए द्वितीय व्यंजन मतलब क्या है, डबल कॉन्सोनेंट। जब दो दो समान दो मिल रहे हैं, दो व्यंजन मिल रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए क और क मिल रहे हैं ना, दो और देखिए दो लौ, आधा लौ और पूरा लौ, बो चौ और चौ। ठीक है, द्वितीय व्यंजन दो मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बोल देगा कोई, यहाँ पे बोल देगा कच्चा बोल देगा, कच्चा, कच्चा में बोलेगा क्या है द्वितीय व्यंजन, देखिए चौ और चौ तत्व व्यंजन है ना, ऐसे ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक होते हैं आगत। देखिए अंग्रेजी से जो आ है ना, ये अंग्रेजी से कहा जाता है कि ये अंग्रेजी से आया हो सकता है। ये क्या है आपका, ये आपका अंग्रेजी से आया हुआ है, तो इसको माना जाता है विदेशी माना जाता है। क्या माना जाता है इसको, विदेशी माना जाता है। ठीक है, तो अ क्या है, अ स्वर अंग्रेजी में अंग्रेजी से हिंदी में आया हुआ शब्द है ये। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं, आगत भी कहते हैं, इसको आगत स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है आ क्या है, तो ये आगत स्वर है आपका। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो अंग्रेजी से आया है, तो डॉक्टर, कॉलेज, जो आपका जो ये दिख रहा है, ठीक है, आ, ये वाला आ की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कॉ लिखा है, कॉलेज लिख रहे हैं ना, ये आ की मात्रा आई, तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये आ हो गया है। ठीक है, अरबी फारसी, देखिए जहाँ पे नुक्ता लगा होता है, देखिए अब चार चीजें होती हैं, यहाँ पे चार चीजें होती हैं। एक सिरोरेखा के ऊपर होता है, एक आपके शब्द के यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। ठीक है, ऊपर जो होता है मैंने बताया नासिक, नासिक में बता दिया मैंने था आपका। अब जहाँ पे शब्द के आगे यहाँ पे जो आया होगा ना, ये नुक्ता होता है। ठीक है, ये नुक्ता अगर आ गया मतलब ये क्या है, अरबी फारसी ये अरबी फारसी क्या है, ये अरबी फारसी है। तो क्वेश्चन पूछता है इसमें से अरबी फारसी कौन सा है, तो जौ के आगे अगर यहाँ पे एक जौ ऐसे लिखा होगा आपके लिए, ठीक है, जो चीज यहाँ पे लिखी होगी इस टाइप से बिंदी होगी, समझना कि ये नुक्ता लगा हुआ है, तो ये अरबी फारसी है। ठीक है, याद रखना, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा बार। ठीक है, तो ये मेन मेन चीजें हैं, तो ये आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, द्वितीय व्यंजन मैंने आपको बता ही दिया, चौ और चौ वाला मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको क्या बताया, बचाया आपको बच्चा बताया, ये बच्चा बताया ना, तो ये बच्चा कैसे लिखा गया है, इस बच्चे में देखिए बौ तो है ही है, एक चौ ये है प्लस चा, बच्चा हो गया। ऐसे जैसे आपका पक्का था, तो एक तो आपका कौ था प्लस का था, कच्चा हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये मेन मेन चीजें हैं जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछी जाती हैं, ये मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक बार पूरी टेबल को देखते हैं, यहाँ पे इस टेबल को समझने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत बार ना ये क्वेश्चन पूछता है छौ किसके बाद बोला जाता है, तो कौ के बाद ना यहाँ पे आके आता है छौ आता है। ठीक है, ये वाला छौ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से आएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला क्वेश्चन होता है कि कौ के बाद इस टाइप से। ठीक है, इसी में एक अगला है आपका त्रौ है, तो ये तौ के बाद आएगा। ठीक है, किसके बाद आएगा, ये आपके तौ के बाद यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे मेरा पूरा टेबल बना नहीं है, तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, ऐसे आपका जौ है तो, ठीक है, तो जौ था आपका। ठीक है, तो इसके यहाँ पे ये आएगा। क्लियर है, ये वाला जौ, इस टाइप से। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफी यार। ठीक है, चलिए अब हम एक बार ये पूरी जो टेबल है इसको समझने का ट्राई करते हैं, आपको चीज़ याद हो जाएंगी यहीं पे, जो मैंने आपको सगोश अघोष, ठीक है, अघोष पढ़ाए थे मैंने, उसका सगोश पढ़ाए थे, अल्पप्राण महाप्राण, इनको इसको ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, देखिए सबसे पहले आएगा आपका, देखिए क वर्ग में कंठ की बात करूं मैं, क ख ग घ ड़, तो मैंने कहा था पहले और दूसरे क्या होंगे, अघोष होंगे। क्या कहा था, जो क और ख अघोष हैं, च और छ अघोष हैं, ट और ठ अघोष हैं, त और थ अघोष हैं, प और फ अघोष हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक चीजें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। इसके बाद अगला अगर यहाँ पे बोलेगा, इसके बाद क्या बोलेगा, अगला शब्द बोलेगा। ठीक है, इसका बोलेगा इसमें से सगोश कौन कौन से हैं, तो गौ घ ड़ जौ छ ण ट ड़, ये क्या है आपके सगोश है। ठीक है, पहले के अघोष दो अघोष है, उसके बाद आपके क्या है, सगोश है। क्लियर है, इसी क्रम में अगला पूछेगा अल्प, यहाँ पे अल्प प्राण, तो एक तीन पांच क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, तो यहाँ पे क ग और ड़, चौ जौ और अ, ट ड़ और ण, तो द और नौ, ये क्या है आपके अल्प प्राण है। यहाँ पे प हो गया, ब हो गया और म हो गया, ये क्या है आपके अल्प प्राण है। ठीक है, अब महाप्राण की बात करूं तो दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और महाप्राण में ख घ छ झ
ड़, थ, ध, प और म, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके महाप्राण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके महाप्राण यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आपको सीधे दे देगा अघोष, अघोष महाप्राण कौन सा है। ठीक है, ऐसे बोल देगा अघोष महाप्राण। एक आपका ख दे देगा, एक आपका जौ दे देगा, एक को झ दे देगा, एक गौ देगा। तो आपको याद रखना है इसमें छ क्या होगा, आपका अघोष महाप्राण होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी स्लाइड है। बाकी इसकी जो आप प्रैक्टिस करना किससे, बाकी मैंने आपको जो ये बता रखे हैं योर अलावा, ये भी यार अंतस्थ है, ये आपको क्या करना, सगोस में ऐड कर लेना। ठीक है, तो वो बाकी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसके एक शॉर्ट ट्रिक वगैरह है, वो आपको टेलीग्राम मिल जाएगी, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें से कौन अघोष है, कौन महाप्राण है, कौन अल्पप्राण है, कौन आपके नासिक घोष अल्पप्राण है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके रहने वाला है। ठीक है, बाकी अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, वहां पर भी मैं कराऊंगा जितने क्वेश्चन भी। अब इसका जो अगला वीडियो आपका आने वाला है, उसमें मैं वर्णमाला के जो मैंने पढ़ा रखा है, इसके मैं 200 से 300 क्वेश्चन लेकर आऊंगा एक ही वीडियो में। तो उससे आपकी चीजें और क्लियर वहां पे हो जाएंगी। जब आप क्वेश्चन करोगे तो चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने रख रखा है डेटा आपके लिए, देखिए इसको देखना। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, लिखित वर्ण होती है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी, 33 है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ग का क्रम, देखिए अभी मैंने लिखाया था ना आपको, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था 6 लिखा था ना यहाँ पे मैंने। तो इसी की ये क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण का क्रम क के वर्ण के ठीक बाद आता है। ठीक है, याद रखना, य और व को अर्धस्वर कहा जाता है, ल पार्श्विक है, र लुंठित है, ह काकल्य है। ठीक है, और सभी स्वर सघोष और अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते एग्जाम में, तो इसके बारे में आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर रिवीजन करेंगे चीजें हो जाएंगी। बाकी आप लोग साथ में पढ़ी रहेंगे तो वहां से भी आपकी चीजें क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, मेन मेन चीजें आपकी जो थी वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो आज के इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, क्योंकि ये पहला वीडियो है। आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको चीजें याद हुई होंगी, आपका रिवीजन यहाँ से हुआ होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना मुझे, तो आगे मैं ऐसे आपके लिए और वीडियो और भी चैप्टरों की वीडियोज यहाँ पे देते हुए आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।